नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नौ की बात में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। सबसे पहले बुलेटिन में बात कर लेते हैं पड़ोसी देश की। नेपाल एक बार फिर खुद को असहज, असामान्य महसूस कर रहा है। क्यों? बड़े आंदोलन के बीच खड़ा हुआ नेपाल इस समय दिख रहा है। इस बार आंदोलन की बागडोर युवाओं ने अपने हाथों में संभाल रखी है। नेपाल की केपी ओली सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद देश में गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार ने जैसे ही युवाओं को रील बनाने से रोका, युवा सड़क पर उतरकर रियल सवाल पूछने लगे हैं, भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, नौकरी कहाँ है वाला सवाल करने लगे हैं। सरकार को सेना उतारनी पड़ी है सड़कों पर, कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। नेपाल की सरकार का कहना है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और इसलिए उन्हें बैन किया गया है। लेकिन नेपाल की युवा जनता के लिए एक बहाने के अलावा कुछ भी नहीं। उनका कहना है वास्तव में इस कदम ने सरकार के खिलाफ जो आलोचनाओं के स्वर है उन आवाज़ों को दबाने के लिए आसान बनाया है। इसलिए आज के युवा खास तौर पर जेन जेड सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने संसद पर धावा बोल दिया है। तो पूरा मामला सोशल मीडिया का है। इससे पहले आपने देखा था कि भारत में जब इन तमाम जो सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म है, टिकटॉक वगैरह, उन पर जब रोक लगाई गई थी तो उसका रीज़न ये दिया गया था ये चीनी ऐप है और इससे जो है न केवल डेटा हैक होता है बल्कि जानकारी भी जो है वो देश की बाहर जाती है, खुफिया जानकारी इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाती है। लेकिन भारत में एक वर्ग ऐसा था जो इसका समर्थन में था और यही वजह है कि भारत में वो जो तमाम जो फैसले के विरुद्ध उन आवाज़ों ने बड़ा रूप नहीं लिया। लेकिन नेपाल में चूंकि एक छोटा देश है और जहां तक अगर हम बात करें वहां पर आर्थिक समीकरण की, वहां पर बात करें रोजगार समीकरण की बात करें तो उन समीकरण में नेपाल भारत से काफ़ी पिछड़ा हुआ है और यही वजह है कि लोग अब सड़क पर सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको हम जनरेशन जेड की बात कर रहे हैं, ये तमाम विश्व में एक जो नया वर्ग पैदा हुआ है जनरेशन जेड के नाम से हम जिसको कह सकते हैं, उनमें जो है सबसे ज़्यादा गुस्सा है और सीधे आरोप है कि जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पर जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका में किया गया था। उसी आंदोलन का एक जो है प्रतिरूप जो है वहाँ पर दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात, ओली सरकार के खिलाफ अब वो गुस्सा चाहे रोजगार कर लेकर हो, चाहे महंगाई को लेकर हो, चाहे सीमाओं पर जो आवागमन हो उसको लेकर हो। खास तौर पर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वहाँ के कुछ युवा संगठनों ने इस बात को उठाया था कि जब भी कोई आपराधिक गतिविधियां पड़ोसी देशों में होती है तो वो शरणार्थी के रूप में नेपाल उसका बन जाता है और उसकी वजह से पुलिस आए दिन वहाँ के स्थानीय रहवासियों को परेशान करती है। ये सबसे बड़ी बात। देखिए, उनका जो सीधा आरोप है कि जो जनता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाती थी, चाहे वो रोजगार को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो, अव्यवस्थाओं को लेकर हो, इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर हो और साथ ही साथ विदेश नीति को लेकर। विदेश नीति के मामले में नेपाल को काफ़ी आलोचना जो है वो झेलनी पड़ती है युवाओं की। तो ये सीधा आरोप है कि उन आलोचनाओं को दबाने के लिए जो है ये तमाम जो है कदम उठाए गए हैं। अब आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है वहाँ पर जो आंदोलन है, ये काठमांडू राजधानी के जो है नेपाल की राजधानी, उसका आप दृश्य देख सकते हैं। हजारों की संख्या में युवा सड़क पर उतर आए हैं और सीधी साफ तरीके से ये सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी आवाज़ को अगर दबाया गया तो जिस तरह से बांग्लादेश में, जिस तरह से श्रीलंका में आंदोलन हुआ था, वैसे ही हिंसक आंदोलन का सामना सरकार को नेपाल में भी करना पड़ेगा। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। संसद भवन तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। ओली के पोस्टर प्रधानमंत्री के वहां पे फाड़े जा रहे हैं और इसके अलावा हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और तमाम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए पूरे व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया। रिपोर्ट ये कहती है कि इस आंदोलन में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है जो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और आंदोलन अब दिन ब दिन हिंसक रूप लेते जा रहा है। जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका में जो था, आपको याद होगा बांग्लादेश और श्रीलंका में सैकड़ों लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी इसी वजह से। और ये चेतावनी भी दी जा रही है उन संगठनों की ओर से कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया, उसी तरह का हिंसक आंदोलन उन्हें नेपाल में भी देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं देश के लिए कल सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल की।
भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसके लिए मतदान कल यानी 9 सितंबर को होगा और नतीजे भी शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की देर शाम अचानक स्वास्थ्यगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दिया था, जिसकी वजह से यह चुनाव हो रहा है। 74 साल के धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ऐसे में उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। लेकिन इस चुनाव को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। संसद से सोशल मीडिया तक उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर चर्चाएं इन दिनों काफी गर्म है। दोनों ही गठबंधन डिनर पॉलिटिक्स में भी व्यस्त है। हालांकि यूं तो एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी भी क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर गठबंधन और सरकार की मजबूती को लेकर सवाल खड़े हो जाएंगे। सीधे साफ शब्दों में कहें तो यह देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। कुल 782 वोटों में से 48 वोट ऐसे हैं जो न कि एनडीए के साथ हैं न कि इंडिया के साथ। तो अब आपको ये समझाते हैं कि इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद दिला दें कि जो लेफ्ट है, कम्युनिस्ट है, वो सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी जिनका वो हमेशा समर्थन करते थे कांग्रेस के ही उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी का विरोध कर रहे हैं। और ये आवाज़ उठी है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले नक्सलियों द्वारा एक बयान जारी किया गया कि जो नक्सल उन्मूलन को लेकर जो सलवा जुड़ूम आंदोलन शुरू किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के नेतृत्व में, उसे कुचलने का काम महेंद्र कर्मा के रूप में तो ये महेंद्र कर्मा ने जो सलवा जुड़ूम किया था उसकी वजह से 90%, ये आदिवासियों का दावा है कि 90% नक्सल समस्या खत्म हो चुकी थी। लेकिन वी सुदर्शन रेड्डी ने ये सलवा जुड़ूम आंदोलन खत्म कराया था, जिसकी वजह से दोबारा ये समस्या पनपी और पिछले 2 दशकों से ये नासूर बनकर रह रही है। अब आपको चुनाव को लेके जो है कुछ चीज़ें जो है वो आपको सामरिक तौर पर समझा देते हैं कि ये चुनाव ऐसा है जिसमें पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती। आम तौर पर संगठन को लेकर या कोई भी पद को लेकर सदन में व्हिप जारी की जाती है और उन व्हिप का पालन करना हर सदस्य के लिए अनिवार्य होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा है जिसमें व्हिप जारी नहीं किया जाता, ये संवैधानिक व्यवस्था है। इसके अलावा दोनों गठबंधनों के सामने अपने सांसदों को संभाल के रखना, चूंकि क्रॉस वोटिंग का इसमें सबसे बड़ी संभावना इसलिए है क्योंकि बाद में ये पता नहीं चल सकता कि क्रॉस वोटिंग हुई कहाँ से। और उन क्रॉस वोटिंग को जैसे कि हमने आपको बताया कि ये 48 वोट ऐसे हैं जो अभी किसी के ना इंडिया ब्लॉक के फेवर में है ना इंडिया ब्लॉक के फेवर में है। उन 48 वोटों को मैनेज करना सबसे बड़ी चुनौती दोनों ही गठबंधन के सामने होगी और नतीजे जो होंगे वो एक तरह से साख का सवाल होगा, क्योंकि अभी तक ये मान के चला जा रहा है कि जो निर्धारित संख्या के हिसाब से, सांसदों की संख्या के हिसाब से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। लेकिन अगर वो 48 वोट और इसके अलावा जैसे कि हमने बताया लेफ्ट के कुछ जो नेता हैं वो तमाम लोग जो हैं वो अपने ही पार्टी के वी सुदर्शन रेड्डी यानी कांग्रेस इसका समर्थन करते हैं, ये लेफ्ट उसको लेकर जो है वो विरोध जता रहे हैं। संगठन की तरफ से आवाज़ उठी है, ये आदिवासियों की तरफ से आवाज़ उठी है। तो हो सकता है लेफ्ट की जो नेता हैं और जो आदिवासी वर्ग से जो जुड़े हुए नेता हैं वो नेता इसमें क्रॉस वोटिंग में शामिल हो सकते हैं और ये डर दोनों ही पार्टियों को है। अब बात करते हैं देश के दिल्ली की। दिल्ली का यमुना नदी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय तक ये पानी जा चुका है। राहत शिविर जो बनाए गए थे, कैंप जो बनाए गए थे लोगों को बचाने के लिए, उन कैंप में ही पानी भर गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार बारिश हुई है उससे जल भराव की समस्याएं तो हो रही है। साथ ही साथ सीएम रेखा गुप्ता अपने विधानसभा क्षेत्र यानी शालीमार बाग में भी विकास कार्यों और अधिकारियों संग बैठक भी कर रही है। लेकिन बड़ी बात जो है सचिवालय तक पानी पहुंचना है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर तंज भी कसा है और एक जो फोटो वायरल हुई है उसको लेकर जो है वो तमाम जो दिशा है राजनीति की और बहस की, पहले जलस्तर जो है बढ़ा हुआ था, वो जो है वो आलोचना का मुख्य मुद्दा था। लेकिन एक जो फोटो इस दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है उसको लेकर आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े मज़ेदार मौका मिल गया है। एक फ़ोटो आपने एक्स पर सीएम रेखा गुप्ता की बैठक वाली फ़ोटो के साथ जो है वो उसमें जारी की गई है। फ़ोटो आप देख सकते हैं, वो फ़ोटो में फुलेरा की झलक दिखाई दे रही है क्योंकि मुख्यमंत्री इसमें बैठी हुई है, लेकिन उनके ठीक बगल में
उनके पति बैठे हुए हैं और इसी को लेकर जो है वो आपने तंज कसा है और कहा है कि ये दिल्ली का फुलेरा है। दिल्ली नहीं, ये दिल्ली की बैठक नहीं है बल्कि दिल्ली की ये फुलेरा पंचायत है। और रविवार को अपने एक हैंडल पर उस मीटिंग की कुछ तस्वीरें भी शेयर की जिसमें उनके पति दिखाई दे रहा है और बस यहीं से तमाम रील्स का, मीम्स का, कार्टून का, तो आम का ये तमाम चीज़ों का मुद्दा बन गया। अब आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ये सीएम बैठी है, लेकिन साथ ही साथ उनके पति भी, ये देख सकते हैं, ये उनके पति जो है मिस्टर गुप्ता भी दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो है, अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में फुलेरा को लेकर सवाल जो उठाए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा, किस हैसियत से मीटिंग में शामिल हुए रेखा गुप्ता के पति सीएम के, ये सबसे बड़ा सवाल जो है। उनके क्या पद और गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं है? अब तक रेखा गुप्ता ने, सबसे बड़ी बात यह है, इन आरोपों पर सफाई नहीं दी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरे दिन ये सियासी गलियारों में न केवल चर्चा का, न केवल आरोप प्रत्यारोप का, बल्कि ये एक मजाक का विषय भी बना रहा। तो आप देख सकते हैं ये जो है यमुना का जल स्तर बढ़ने और दिल्ली में जल भराव की एक बैठक चल रही है, लेकिन उनके पति मिस्टर गुप्ता ठीक उनके बगल में बैठे हुए हैं। आपको बता दें, ना वो किसी पद में हैं, ना किसी संगठन में पद में हैं और ना ही प्रशासनिक किसी पद में हैं, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारियों की तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है, बीएमसी, वहाँ पे एमसी और तमाम जो लोग हैं, विभाग हैं, नगर निगम की बात कर लें, इसके अलावा हम जो है वो प्रशासनिक अमले की बात कर लें, तमाम विभागों के लोगों को बुलाया गया था। करीबन 120 लोग यहाँ पर मौजूद थे अधिकारी। उनके बीच में अगर ठीक बगल वाली कुर्सी में देखें तो उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं और बस यहीं से ये चुटकी लेना शुरू किया आम आदमी पार्टी ने। न केवल आम आदमी पार्टी ने बल्कि कांग्रेस ने भी कई जगह सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया है, इस फोटो को, और सीधे साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली में फुलेरा पंचायत की झलक हमें दिखाई दे रही है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा अब तक इस पर किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा, और ना ही किसी तरह का इसमें जो है वो सफाई दी गई है और ना ही किसी तरह के संवैधानिक नियमों का हवाला दिया गया है। कुल मिलाकर इस मामले में दिल्ली में भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी और अपने विरोधी दलों से घिरती हुई नजर आई है। अब बात कर लेते हैं कर्मचारी, मंत्री और बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ का ये मामला है। जगदलपुर सर्किट हाउस में कर्मचारी से मारपीट के तथाकथित आरोप को लेकर कांग्रेस ने मंत्री केदार कश्यप के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया है। कल से प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं ने मंत्री के वृंदावन कॉलोनी स्थित बंगले का घेराव भी होने की कोशिश की। वहां पर पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगा के रोका। अब जगदलपुर से रायपुर राजधानी तक ये घेराव और प्रदर्शन का जो दौर है वो चल रहा है। लगातार इसमें जो है वो कहीं न कहीं एक तरह से आरोप जो है उनके ऊपर लगाया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप के भी रूप में बदल चुका है। और इवन ये मामला इतना बढ़ गया कि खुद मुख्यमंत्री को पूरे मामले में जो है वो इसमें बोलना पड़ा, उनको जो है अपनी बात कहनी पड़ी और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मारपीट जैसा कोई मामला नहीं है, ये केवल और केवल भाजपा सरकार उसके मंत्री को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब पूरा मामला आपको बताते हैं। मंत्री केदार कश्यप इन दिनों बाढ़ की स्थिति को लेकर जगदलपुर के बस्तर के दौरे में थे। इसी दौरान वहां पर उन्होंने जो सरकारी सर्किट हाउस है वहां पर उनके जो है ठहरने का उन्होंने वहां पे गए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि वहां पर जो कर्मचारी था उसने दरवाज़ा खोलने में देर किया। जैसा कि बताया जा रहा है, जो कर्मचारी का कहना है कि वो किचन में था, इसके अलावा वो पैरालिसिस का शिकार है, विकलांग है, इसकी वजह से उसे दरवाजे तक पहुँचने में देर हो गई और उसी देरी की वजह से जब वहाँ पर वो पहुँचा तो मंत्री ने जूते उतार कर न केवल उसे भद्दी गालियाँ दी बल्कि बेरहमी से पीटा। ये केवल उसका कहना नहीं है बल्कि दो अन्य कर्मचारी जो वहाँ पर थे उनका भी ये आरोप है कि मंत्री ने भद्दी गालियाँ दी। वहाँ पर थोड़ी सी देर हो गई उनके किचन से वहाँ आकर गेट खोलने में, चूँकि सर्किट हाउस में रात के वक्त में एक ही कर्मचारी होता है जो कि इमरजेंसी लेकर रखा जाता है। तो इसके बाद ये तमाम जो है वो बातें वहाँ से उठनी शुरू हुई है। अब कहा यह जा रहा है कि कर्मचारी जो है वो झूठ बोल रहा है। एक छोटा सा अदना सा कर्मचारी जो कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में वहाँ पे काम करता है,
उस पर सवाल यह है कि आखिर कर्मचारी को झूठ बोलने की जांच जो है जरूरत क्यों पड़ी, इतनी हिम्मत भी कहां, साहस कैसे जुटाया उसने कि एक बड़े मंत्री के खिलाफ, एक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी झूठ बोलकर उनके ऊपर बड़े मंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहा है। आरोपों की जांच क्यों नहीं हुई है, ये सबसे बड़ी बात यह है। क्या बिना जांच के आरोप को झूठ कैसे मानना चाहिए? और सबसे बड़ी बात जो इसमें एक जो ट्विस्ट ये आया कि शासन जो पक्ष है उसने ये कहा कि ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस का षड्यंत्र है, तो उस पर कांग्रेस ने और चुटकी ली। उन्होंने कहा कि क्या ये कर्मचारी कांग्रेस का सदस्य है? क्या कांग्रेस उससे कोई ने वो कहा कि वैसे झूठ बोलो और मंत्री को फंसाओ? क्या इसकी जांच कर लीजिए, क्या उसने कोई प्राथमिक सदस्यता ली है कांग्रेस की, या किसी कांग्रेस नेता का जो है उससे कोई संबंध है, रिलेशन है? ये ऐसे ही ये पूरा मामला अब बढ़ते गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसमें बयान आए हैं वो कुछ बयान ऐसे हैं जो आपको भी खुद समझने पे मजबूर कर देंगे कि वाकई में किस तरह की राजनीति की जो है आजकल स्तर जो है राजनीति का कहां तक पहुंच चुका है। उन बयानों को आपको सुनाते हैं और आप फैसला करिए कौन सच्चा कौन झूठा। वहाँ था, किचन में था, मेरे को बुला के ले गया पीएसओ बुला के ले गया और मंत्री जी जूता उठाया, पहले जूता उठा के बोले मेरे को माता बोल के, और कालर को धरे और बहुत मारे। कौन मारा आपको? मंत्री का नाम? मंत्री का नाम बताओ। केदार कैसे? पूरी कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। तरह तरह के भ्रामक प्रचार करने में जिस तरीके से मास्टरी हासिल है, सर्किट हाउस को लेकर के जो उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बना करके जो सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया, ये कांग्रेस के इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस राजनीति की दृष्टि से किस तरीके से किस हद तक जा सकती है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए इस मांग को लेकर। देखिए, केदार कश्यप से मेरी बात हुई है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस उसको इशू बना रही है, अब लगातार हमको लगता है कि कांग्रेस हार के कारण विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय, पंचायती राज सब में बुरी तरह से हार के कारण बौखलाई हुई है और इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन हो गए हैं। इसलिए ये लोग मतलब कुछ भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला कर्मचारी की पिटाई का है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आरोप लगे हैं तो आखिर उनकी जांच कराने में हर्ज क्या है। लेकिन मामला सियासत है और सियासत में सब कुछ जायज़ है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों, न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहना IANS 24/7 के साथ।